हमारे वीडियो को देख रहे आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और आदरपूर्वक अभिवादन। मैं केपी सिंह, आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। सरकार की जो नजदीकी अखबार हैं उनके हवाले से अभी एक दो दिन पहले एक खबर आई है कि सरकार जो स्वास्थ्य बीमा है उसकी धनराशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने वाली है। इससे जो लोग एक महंगा जटिल बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और उनका जो इलाज जो बहुत महंगा होता है उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, उन वर्गों में इससे बड़ी खुशी है और वो चाह रहे थे कि इसका जो है स्वास्थ्य बीमा की धनराशि बढ़े, केवल क्योंकि 5 लाख रुपए में अब कैंसर जैसी बीमारियों का, जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता, या गुर्दा प्रत्यारोपण जैसा तो काम हो ही नहीं सकता 5 लाख रुपए में। तो अब 10 लाख रुपए मिल जाएंगे तो हालांकि फिर भी ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन एक बड़ी मदद उनकी हो सकेगी। तो इसलिए सरकार का ये इरादा बहुत स्वास्थ्य योग्य है। मनमोहन सिंह सरकार में ही गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का जो है काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन वो समय एक्सपेरिमेंटल दौर था इसका और उस समय नियमों में कई झोल थे, तो उसमें तमाम गरीब ही छूट गए थे, सारे गरीब ही शामिल नहीं हो पाए थे, गरीबों का एक बहुत छोटा वर्ग शामिल हो पाया था। फिर उसमें धांधलियां इतनी थी कि वो जो है वो वास्तविक रूप से जो गरीब परिवारों में जो बीमार होते थे उनकी वास्तविक रूप से उनका इलाज नहीं हो पाता था, बीच में ही वो पैसा हड़प हो जाता। मोदी सरकार ने इन सब में सुधार किया और इतना नियमों को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश की, सारा जो है उनकी शर्तें और शर्तों को स्वास्थ्य बीमा की कि उसमें लगभग सभी गरीब उसके कवरेज में शामिल हो गए। और अब तो ये कर दिया गया है 70 वर्ष के ऊपर की आयु का हर बुजुर्ग उसमें शामिल हो गया। लेकिन इस बीच में 10 वर्षों में जब ये लागू किया गया था तब भी 5 लाख रुपए की बीमा की राशि और तब से और अभी भी 5 लाख रुपए है। तो इन वर्षों के बीच में, मोदी सरकार के इन वर्षों में इलाज बहुत महंगा हो गया, दवाएं बहुत महंगी हो गई हैं, डॉक्टरों के चार्जेस बहुत महंगे हो गए हैं। तो उनमें जो है उसको कोई खास मदद 5 लाख रुपए से अगर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाए या फिर उसको गुर्दा प्रत्यारोपण करने की जरूरत मिल जाए तो उससे कोई बहुत बड़ी मदद नहीं मिल पाती। तो इसलिए ये पहले से मांग की जा रही थी और विपक्ष भी चुनाव के पहले कह रहा था कि हम जो है अगर सत्ता में आए तो 25 लाख रुपए कर देंगे। विपक्ष ने तो इस ढंग के आश्वासन दिए थे, लेकिन इस सरकार ने फिलहाल अभी 10 लाख रुपए ही अगर करने का फैसला कर लिया है तो ये भी एक स्वागत योग्य कदम है सरकार का। लेकिन अब सरकार को ये देखना होगा कि जो स्वास्थ्य बीमा में योजनाओं में अभी भी धांधलियां कम नहीं हुई और इसका नतीजा ये है कि गरीब जो मरीज हैं वो कम लाभान्वित हो रहे हैं और नर्सिंग होम को ज्यादा फायदा मिल रहा है। अगर उसको कोई मामूली बीमारी भी हो गई तो उसको भर्ती दिखा के उसका इलाज में अगर 10,000 रुपए का खर्चा हुआ तो 2 लाख रुपए बीमा के माध्यम से उसका प्राप्त कर लिया जाए, अस्पताल द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये इस बीमा से जो वंचित वर्ग के जो मरीज हैं उनका तो पोषण कम हो पा रहा है और नर्सिंग होम ज्यादा मालामाल होते जा रहे हैं। तो इन पर जो है इस पर नियंत्रण के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और सरकार की ये वर्तमान सरकार की एक स्थिति ये भी देखी जा रही है, पिछली सरकारों में भी रहा होगा, लेकिन अब जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, धांधलियों को रोकने के लिए अब आपके पास में तकनीकी साधन पर्याप्त है, पर इच्छा शक्ति की कमी अभी भी देखी जा रही है और इसलिए इन सारी चीजों पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। और नतीजा ये कि ये तक हो रहा है कि सरकारी अस्पतालों में जहां तक इलाज मुफ्त नहीं होता वहां पर भी सरकार के खर्चे से इलाज किया जाता है और डॉक्टर पैसा वसूल ही लेता, पैसा हट लेता और जेब में डाल लेता है। उत्तर प्रदेश में तो हर जिले से लगभग ये खबर आ रही है। जो स्वास्थ्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो पहले बहुत ही अपने आप को तेज तर्रार दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कई जगह छापेमारी की थी, उसके बाद लगा था कि स्थितियां सुधर जाएंगी, लेकिन लगता है कि उसके बाद फिर मामला मैनेज हुआ और उन्होंने जो दिखाई थी, ये तेजी जो दिखाई थी, जो तेवर दिखाए थे,
वो तेवर के दिखाने के पीछे एक शायद एक ऐसा आधार तैयार करना था ताकि जो है उनको ज्यादा से ज्यादा वो लाभान्वित हो सके जो डॉक्टरों के माध्यम से। तो वो जो है डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, डॉक्टर अस्पताल में ही, मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल में जो इलाज करते हैं सरकारी अस्पताल में, उसका भी ऑपरेशन जो करते हैं उसका भी पैसा वसूल कर पाने में सफल हो रहे, और कहीं कोई देखरेख नहीं हो पा रही है, ये चल रहा है। और स्वास्थ्य बीमा में भी यही होगा कि बहुत सारा सरकार का पैसा लुट जाएगा, जितने बड़े पैमाने पर और जितनी मदद होनी चाहिए गरीबों की उतनी मदद नहीं हो पाएगी। तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार अभी भी, सरकार के पास में बहुत सारी एजेंसियां, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जिनके माध्यम से वो ये जांच करा सकती है कि आय से अधिक संपत्ति विभिन्न क्षेत्रों के जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जो पदाधिकारी हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वो उनकी संपत्ति किस तरह से आय की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ती जा रही, जिनमें डॉक्टर भी शामिल है। इसी तरह से नर्सिंग होम की समृद्धि, नर्सिंग होम में होने वाली धांधली, ये सब जो है केवल एक कमर्शियल बन के रह गया, और यहाँ तक कि जान तक का सौदा करने में नर्सिंग होम चूक नहीं कर रहे हैं। नकली दवाओं, इलाज के नाम पे असली दवाओं का पैसा लेते, नकली दवाओं का प्रयोग कर देते मरीजों पे। कई मरीजों की इससे अकाल मौत हो जाती है और सरकार असहाय बैठी रहती है। सरकार जो है सरकार ऐसी चीजों पर नियंत्रण कर पाने में, पूरी तरह नियंत्रण करने के मामले में पूरी तरह उदासीनता दिखाती है। तो अगर स्वास्थ्य बीमा योजना को कारगर बनाना है, धनराशि तो बढ़ा दी, तो हमने पहले भी कहा ये तो स्वागत योग्य है, बढ़नी चाहिए थी, बल्कि अभी तो और बढ़नी चाहिए, लेकिन 10 लाख रुपए भी अभी ठीक है फिलहाल। पर साथ साथ में सरकार को इस ओर भी जागरूकता दिखानी होगी, इस ओर भी सरकार को तत्पर करना होगा कि ये जो है ये सरकारी धन की लूटमार नर्सिंग होम चला के धंधा करने वाले लोग न कर पाए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों की, ज्यादा से ज्यादा गरीब मरीजों की सार्थक मदद हो सके। दूसरा ये है कि नीतिगत तौर पर ये जो है सरकार ने ये जो मंशा बनाई है, इसका एक नीतियों से इसका संबंध है। मौजूदा सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटने का काम किया। मुफ्त अनाज बांटने की कोई जरूरत नहीं। मुफ्त अनाज बांटना तो खुददारी को अपमानित करना है लोगों को। लोगों के अंदर इतना तो प्रसाद जगाइए कि अपना पेट भरने लायक कमाने में तो वो सक्षम हो जाए, अपना पेट भरने लायक कमाने की तो कोशिश करें। अगर उनका पुरुषार्थ इस तरीके की खैरात बांट के नष्ट कर दिया जाएगा तो इसके तो बहुत दुष्परिणाम होंगे, समाज बहुत ही अकर्मण्य बन जाएगा। तो खैरात बांटने की जरूरत नहीं है, लोगों को मदद करने की जरूरत है, ताकि आज इस उन्नत विज्ञान के युग में जो नई नई सुविधाएं ईजाद हो रही हैं और जिन सेवाओं की जो क्वालिटी बेहतर हो रही है, नए नए तरह के उत्पाद आ रहे हैं, उन तक आम लोगों की भी पहुंच हो सके, जिनकी आय बहुत कम है, उन लोगों तक भी उनका पहचान हो सके। तो आवश्यक सेवाओं के मामले में, आवश्यक उत्पादों के मामले में, उसमें अगर सब्सिडाइज नीति को जारी रखना पड़ता है तो उसको सरकार को जारी रखने की जरूरत है। ये आप संसाधनों की बर्बादी मुफ्त राशन बांटने में बंद कर दें, इसके बदले में बिजली एक सीमा से ज्यादा बिजली की चार्जेस नहीं बढ़ने चाहिए, भले ही सरकार को इसके लिए वो एक शुल्क की व्यवस्था करनी पड़े। तो और भी कई तरह की सेवाएं हैं। रसोई गैस के मामले में भी जैसे सरकार ने कहा कि जैसे वो एकदम पूरी तरह से खैरात को बंद करने की कोशिश कर रही हो, बड़ा एहसान करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सरकार का जो छद्म सामने आ गया जब उसने कितना 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो उनका कारपोरेट जगत का माफ कर दिया। वो उसको उनको देने में, सब्सिडी देने में इतनी दिक्कत हो रही थी, लेकिन आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं कि कल को आप रसोई गैस में सब्सिडी तो देना दूर है, सब्सिडी तो बंद कर ही दें, साथ साथ में उसमें भी धंधा शुरू कर दें, जैसे अन्य जरूरी सेवाओं में कर रहे हैं कि नहीं, जरूरी सेवाएं और
जरूरी वस्तुएं जो है उनमें आप एक धंधा कर रहे हैं कि रसोई गैस को आप जो है मुनाफा दे, रसोई गैस की बिक्री को सरकार के लिए मुनाफा दे बनाने की जुगत में आप लग जाएं और पता चला कि सिलेंडर 3,000 रुपए और 4,000 रुपए कुछ दिनों में नजर आए, तो उसकी इन सारी चीजों की कीमतें, इन सारी सरकार जरूरी सेवाओं की चार्जेज, ये जो है एक सीमित रखने का एक जो है वो एक नीति अपनानी पड़ेगी। इसी तरीके से जैसे टोल टैक्स के मामले में आप टोल टैक्स को भी आपने धंधा बना रखा है, जिनमें वसूल हो गए, जहां पे पता चला 4 लेन बनाने के पैसे वसूल भी हो चुके हैं, वहां पर भी 4 लेन पे टैक्स, टोल टैक्स जारी है। एक्सप्रेस वे तो इतना जम के टोल टैक्स, एक्सप्रेस वे पे तो इतने ज्यादा टोल टैक्स की दरें इतनी अधिक निर्धारित कर दी जाती है कि आम आदमी तो उस पर चलना भूल जाता है। जब कोई उसको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती हो तो वो अगर किराए की गाड़ी लेके जाता है तो फिर बहुत जल्दी में पहुंचना हो तो वो टोल टैक्स का इस्तेमाल करता है। जबकि एक्सप्रेस वे बनने से आम आदमी जो लोगों को है, लोगों को कोई उससे मुनाफा नहीं हो रहा। मुनाफा तो उन फैक्ट्री मालिकों को हो रहा है जिनका माल ज्यादा मात्रा में और कम समय में बहुत दूरी के गंतव्य तक पहुंच सकेगा और उससे ये माल खराब नहीं होगा और इससे उनके मुनाफे में वृद्धि होगी। तो आप उनके मुनाफे में से आपको चाहिए कि वो उनसे कहें कि आप अपने मुनाफे में से हिस्सा दें, तो उनके जो भार वाहन गुजरते हैं उनसे उस ढंग की वसूली करें। आम लोगों से तो आपको इस ढंग की वसूली नहीं करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते नहीं कि उसमें तो जो है बहुत बड़े आदमी ही चलते हैं और उसमें महंगी गाड़ियां वाली चलती है तो हम क्या अनर्थ कर रहे हैं। उसमें तो जो उन क्षेत्रों में जो अपेक्षाकृत बहुत कम विकसित क्षेत्र हैं, अभी जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, इसका जो कवरेज एरिया है वो तो बहुत गरीबी वाला क्षेत्र है और गरीबी वाले क्षेत्र में वो भी एक तरह से गरीबों में ही आते हैं जिनके पास में कोई छोटी मोटी गाड़ी है। वो उनके भी जो जिस ढंग से उन्होंने अपना जीवन स्तर बढ़ा लिया है वो उनकी आय से मैच नहीं करता। मतलब वो परेशान है। वो जो मध्यम वर्ग कहलाता है वो मध्यम वर्ग परेशान है। वो एक तरीके से उसकी मजबूरी है कि वो अपना सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए उन चीजों को अफोर्ड करे जो आज समाज में एक जो है स्टेटस, जो एक न्यूनतम स्टेटस सिंबल बन गया है, उसकी मजबूरी, वरना उसका सम्मान नष्ट हो जाता, उसको वो सम्मान से रह नहीं सकता समाज में। तो इसके लिए वो छोटी मोटी गाड़ी का भी इंतजाम करता, लेकिन वो छोटी गाड़ी से भी इतना ज्यादा महंगा टोल टैक्स वसूल होता है। और टोल टैक्स वसूल होने में ज्यादती यह है कि पिछले लोकसभा के अंतिम सत्र में नितिन गडकरी ने घोषणा कर दी थी कि जहां 60 किलोमीटर से कम दूरी पर 2 टोल टैक्स हम खत्म कर देंगे। अब लेकिन वो ऐसे टोल टैक्स सलामत है और इनको कोई रुचि नहीं दिखाई देता कि केवल एक फर्जी घोषणा की गई थी, वो टोल टैक्स समाप्त नहीं हो पा रहे। इस ढंग से और भी तमाम सारे चार्जेज हैं जहां पर जिनके बारे में सरकार को एक पुनर्विचार करना पड़ेगा। ये सरकार आई थी तो सरकार ने ये भी बताया था कि शिक्षा जो है सस्ती करने के लिए, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए जो है वो शिक्षा की व्यवसायीकरण को रोकेगी। लेकिन वो जो निजी कॉन्वेंट स्कूल थे उन पर तो वो उनके सामने तो वो नतमस्तक हो गई, क्योंकि वो इसी के सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ही चला रहे। बल्कि उसने उल्टा ये और किया कि जो सरकारी स्कूल और कॉलेज थे उनमें छात्रावास का शुल्क बहुत ज्यादा बाजार की दर पे कर दिया, उन पर शिक्षा का दर बाजार की दर पर कर दिया। और अभी भी ऐसा तो हो नहीं पाया कि इस बढ़ोतरी की वजह से आपके जो विश्वविद्यालय हैं वो विश्व स्तरीय रैंकिंग में बहुत ऊंचे स्थान पर आ गए हो। अभी भी विश्व स्तरीय रैंकिंग में आप बहुत पीछे हैं। तो ये आपको शिक्षा और इलाज, इन जैसी सुविधाओं को, ये तो आपको क्यों एक गरीब आदमी को ध्यान में रख के आप इसको, गरीब परिवार को ध्यान में रख के आपको इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ये नीतिगत तौर पर करना पड़ेगा कि आप खैरात नहीं बांटे, लेकिन आम आदमी उन चीजों से वंचित ना रह जाए जो आज सम्मान के तकाजे के नाते आवश्यक दायरे में शामिल हो गई है। और विज्ञान की जो आरामदेह, जीवन को आरामदेह बनाने वाली जो
जो नई नई सुविधाएं आ रही, उन सुविधाओं को का जो है, उन सुविधाओं को वो अफोर्ड कर सके, उन सुविधाओं तक उनकी पहुंच हो सके। तो ये नीतिगत तौर पर ये तय हो जाना चाहिए। फिर से सरकार के की इस इरादे का स्वागत है स्वास्थ्य बीमा की धनराशि बढ़ाने का, और ये अपेक्षा है कि ये कदम जल्द से जल्द सरकार उठा देगी। और अभी भी, और जो इसके माध्यम से जो नर्सिंग होम जो हड़प रहे हैं, जो सरकार जो सहायता देती है वो नर्सिंग होम के हड़पने का साधन बन गई है, उसको रोकेगी ताकि सरकार को भी बचत हो सके। तो इस अपेक्षा के साथ में आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जो नए दर्शक आज हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो उनसे निवेदन है कि वो स्वयं और अपने मित्रों, परिचितों और घर वालों को प्रेरित करें कि वो हमारा वीडियो लाइक करें, हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और बेल आइकॉन दबा दें ताकि इस ढंग की जो नए वीडियो हम डालेंगे उन नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे और आपको उनको देखने की आपकी जिज्ञासा की पूर्ति हो सके। साथ साथ में आज के इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।